बात उस लड़ाई की जो लग रहा है कि धीरे धीरे 80 और 14 की होने जा रही है। 14% वो जो एकजुट हैं, एक साथ हैं, एक एजेंडे पर चल रहे हैं, और 80% वो जो बंटे हुए हैं, थोड़ा अभी सोच विचार कर रहे हैं। 80 के नेता एक हैं, प्रधानमंत्री मोदी, और 14 के नेता कई हैं, यानी मुस्लिम वोटों के कई तरह के सौदागर मार्केट में चल रहे हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, सबकी नजरें 14% मुसलमान वोटरों पर है। लेकिन ये मुस्लिम वोट जाएगा किधर? इंडिया अलायंस में जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे इंडिविजुअल प्लेयर के खाते में जाएगा, या फिर मुसलमानों के वोट में बीजेपी भी सेंध लगा पाएगी? हालांकि ऐसा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन 24 से पहले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सबका साथ सबका विकास ऐसे ही नहीं कहते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। भारत माता की। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे, बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 बड़े हमले एक ही वक्त में, एक ही बार में, एक ही राज्य में और एक ही स्टेट से किए, वो भी उस वक्त जब कांग्रेस दानिश अली पर करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस रमेश बिधूड़ी पर भी करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी पर भी करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस मुस्लिम मोहल्लों में हो रहे तुष्टीकरण पर भी चुप है, और जब कांग्रेस मुस्लिम सीटों की बात नहीं कर रही। अगर कांग्रेस चुप है तो फिर लाउड कौन है? लाउड है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत के मौलाना महमूद मदनी, लाउड हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, और लाउड हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत। मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो, वोट हासिल करो। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ काबिल मजम्मत चीज नहीं है, बल्कि इसके करेक्शन करने की जरूरत है, और करेक्शन का काम मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज को और साहिबान इख्तिदार को करना है, वही कर सकते हैं इसको। असल में ये लड़ाई है 14% और 80% की। 14% यानी देश के मुसलमान जो एकजुट हैं, एक आवाज हैं, और 80% यानी देश के हिंदू जो बटे हुए हैं जातियों में। 14% लाउड एंड क्लियर है, एजेंडा भी साफ है कि क्या करना है। 80% वाले अभी सोच ही रहे हैं कि आगे क्या करना है। यही पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मोदी पूछ रहे हैं कि किसको चुनोगे, जो गला काटते हैं उनको, या जो आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं, या जो आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करते उनको। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो,
जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि किसे चुनोगे जो संसद में मुसलमानों को गाली देता है, उनको या फिर मुझे जो मैं मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? वो कह रहे उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। देश की संसद में एक निंदनीय काम हुआ। रमेश बिधूड़ी के कहे शब्दों का समर्थन कोई नहीं कर रहा। रमेश बिधूड़ी से उनकी पार्टी ने जवाब मांग लिया है। दानिश अली खुद पीड़ित से अब एक मुद्दा बन गए हैं, लेकिन विरोधियों के घेरे में नरेंद्र मोदी आ गए हैं। समझ में तो उसी दिन आ गया था जब दानिश अली से राहुल गांधी मिलने पहुंचे। 24 से पहले वक्त के फेर में क्या फंसता है, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वर्तमान ये है कि मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए दानिश अली से बढ़िया कोई दूसरा मुद्दा अभी नहीं है। और हैदराबाद वाले भाईजान से बेहतर इसे कौन समझता है? उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही मुसलमानों के दम पर चल रही है। चुनाव तेलंगाना में भी नजदीक है, इसीलिए भाईजान की तकरीरों का मीटर डेसिबल के सारे पैमाने तोड़ चुका है। एजेंडा साफ है, हो कुछ भी, टारगेट मोदी पर ही करना है। हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम मिनिस्टर बन जाओ। ये तस्वीरें याद तो जरूर होंगी आपको, ज्यादा पुरानी नहीं है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में आए थे तो भारत के स्टेट गेस्ट बनकर भारत में ही रहे थे। मोदी और सलमान की केमिस्ट्री पर भारत के दुश्मनों के दिल जल रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे उन मुल्कों के जो इन मुस्लिम ममालिकों को अपना बड़ा भाई कहते थे। लेकिन ओवैसी भाईजान ने भारत की संसद में रमेश बिधूड़ी और दानिश अली की घटना पर इन अरब देशों को भी घसीट लिया है। अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।